नमस्कार। 26 नवंबर यानी हमारा संविधान दिवस। तो आज हम भारत के संविधान को सिर्फ एक कानून की किताब की तरह नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे उस धड़कन की तरह समझेंगे जो इस पूरे देश को चलाती है। ये बस कुछ नियमों का कलेक्शन नहीं है, ये भारत की आत्मा है, हमारे सपनों और हमारे आदर्शों का एक आईना। अब ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कागज और स्याही नहीं है। ये हमारे 75 साल के सफर का गवाह है। एक ऐसी यात्रा जो हर एक नागरिक को सम्मान दिलाने के लिए शुरू हुई थी और सच कहूं तो आज भी जारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या खूब कहा था। उनके ये शब्द इसकी असली ताकत बताते हैं कि ये कोई पुरानी स्थिर चीज नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है, बदलता है और बढ़ता है। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? देखिए, हम 3 खास चीजों पर बात करेंगे। पहला, इसके बनने के पीछे का लंबा संघर्ष। दूसरा, इसकी प्रस्तावना या प्रियम्बल का दर्शन क्या है। और आखिर में, ये आज भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे बना हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संविधान हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया था। अरे नहीं, ये तो दशकों के लंबे संघर्ष, बलिदान और एक सपने का नतीजा था। सपना, अपना भाग्य खुद लिखने का। इस सफर की कहानी शुरू होती है 1924 से, जब मोतीलाल नेहरू ने पहली बार भारतीयों के लिए अपना संविधान बनाने की मांग उठाई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1927 में साइमन कमीशन भेजकर हमारी मांग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पर हम भी चुप नहीं बैठे। जवाब में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। ये अपना संविधान बनाने की हमारी पहली बड़ी और गंभीर कोशिश थी। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा गूंजा और आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के साथ ही ये सपना हकीकत बनने की ओर बढ़ चला। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए जरा, इतना लंबा वक्त लगा दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान को बनाने में। ये आंकड़ा दिखाता है कि संविधान सभा के हर एक सदस्य ने कितनी मेहनत, कितना समर्पण दिखाया होगा। उन्होंने एक मजबूत और तरक्की पसंद भारत की नींव रखी थी। तो संघर्ष की कहानी के बाद चलिए अब संविधान के दिल में उतरते हैं, यानी इसकी प्रस्तावना। यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, यह हमारे संविधान की आत्मा है। ये वो रोशनी है जो पूरे दस्तावेज को रास्ता दिखाती है। जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था, प्रस्तावना वो चाबी है जो संविधान बनाने वालों के मन और उनके इरादों का ताला खोलती है। तो चलिए इसी चाबी का इस्तेमाल करते हैं और संविधान के 5 मूल सिद्धांतों को समझते हैं। प्रस्तावना का पहला और सबसे ताकतवर शब्द संप्रभु, सॉवरेन। इस एक शब्द ने ब्रिटिश राज के अंत का ऐलान कर दिया। इसका मतलब साफ था, भारत अब अपने अंदरूनी और बाहरी फैसलों के लिए किसी भी विदेशी ताकत पर निर्भर नहीं होगा। हम अपने मालिक खुद थे। अगला शब्द है समाजवादी। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। देखिए, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब देश सामाजिक और आर्थिक बराबरी तो लाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से, चुनाव और बहस के जरिए। इसका लक्ष्य है एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना जहां किसी का शोषण ना हो। पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर, ये शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया। ये साफ करता है कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी और हर नागरिक को अपनी आस्था मानने की पूरी आज़ादी होगी। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। और फिर आता है लोकतांत्रिक। इसका मतलब बहुत सीधा है। असली शक्ति जनता के हाथ में है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर वयस्क को वोट का अधिकार और निष्पक्ष चुनाव। ये 2 बातें पक्का करती हैं कि सरकार हमेशा लोगों के प्रति जवाब दे रहे। यही तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति का पद, किसी राजा या रानी की तरह वंश के आधार पर तय नहीं होगा। कोई भी योग्य नागरिक चुनाव के जरिए इस पद तक पहुंच सकता है। ये दिखाता है कि यहाँ काबिलियत जन्म से ज्यादा मायने रखती है। तो ये तो हुई हमारे देश की पहचान। लेकिन प्रस्तावना सिर्फ यही नहीं बताती। ये हम सबसे, यानी हर नागरिक से कुछ बहुत बड़े वादे भी करती है। आइए देखते हैं कि वो वादे क्या हैं। ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर हमारे राष्ट्र का पूरा ढांचा खड़ा है। न्याय, सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी।
स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की और अपनी आस्था को मानने की, समानता यानी सबको बराबर दर्जा और बराबर मौके मिलें, और इन सब से ऊपर बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना जो हर व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता पक्की करे। ये वो ही आदर्श थे जिनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। पर सवाल ये है कि ये बड़े बड़े वादे सिर्फ कागज पर न रह जाएं, ये पक्का कैसे होता है? इसका जवाब संविधान के दो बहुत जरूरी हिस्सों में है। भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार जो नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और दूसरा भाग 4 के नीति निदेशक तत्व जो सरकार को एक कल्याणकारी समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। ये दोनों मिलकर प्रस्तावना के वादों को जमीन पर उतारते हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ इतिहास की किताब क्यों नहीं है, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज क्यों है। ये नंबर पूरी कहानी बताते हैं। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, और आज 100 से ज्यादा संशोधनों के बाद इसमें करीब 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये बढ़ता हुआ आकार ही दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार ढालता रहा है। लेकिन इस बदलाव की भी एक लक्ष्मण रेखा है। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसका सीधा मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसकी आत्मा को नहीं छू सकती, जैसे कि लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और कानून का राज। इस तरह हमारी न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट, संविधान के मूल दर्शन का रक्षक बन गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है, ये संविधान सिर्फ सरकारों या अदालतों के लिए नहीं है, इसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग से होती है। तो इसकी आत्मा को जिंदा और सार्थक बनाए रखने में हम सब की एक नागरिक के तौर पर क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।